हेलो दोस्तों, मैं विनोद यादव आप लोग का नॉलेज कैप्सूल बीपीएससी में स्वागत करता हूं। चलिए हम भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने भाग 1 में भारत में शिक्षा से संबंधित विकास पे चर्चा की है। तो जिन लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है कृपया प्लेलिस्ट में जाके इसको देख लें। और इसके अलावा हमने नई शिक्षा नीति 2020 की भी चर्चा की है। तो चलिए हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। हम पहले चर्चा करते हैं जो वर्धा योजना आई थी 1937 में, उससे संबंधित। तो जो वर्धा योजना आई थी यह मूलभूत शिक्षा से संबंधित है। यह महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो 1937 में आया था। कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था शिक्षा से संबंधित वर्धा में, तो उसी में इसका प्रावधान किया गया था। और यह जो योजना गठित की गई थी जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में गठित की गई थी और यह मूलभूत शिक्षा से संबंधित था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था कि गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाए। आज भी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देने की चर्चा हो रही है और होती रही है। ठीक है ना, कि बच्चों के ऊपर जो बस्ते का बोझ है उसको कैसे कम किया जाए। ठीक है, उसको कैसे कम किया जाए इस पे हमेशा चर्चा होती रही है। तो महात्मा गांधी ने उस समय ही यह समझ लिया था कि बस्ते का बोझ ज़्यादा करना उचित नहीं है और इसलिए बस्ते का बोझ कम करना चाहिए और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए। और इसका जो आधार था आप लोगों को पता होगा, गांधी जी हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया करते थे और उसमें जो लेख था, जो महात्मा गांधी उसमें लेख लिखते थे शिक्षा से संबंधित, उसी की एक श्रृंखला थी, उसी पे आधारित था यह वर्धा योजना। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसके जो मुख्य प्रावधान थे, दस्तकारी के माध्यम से शिक्षा दीक्षा देने की व्यवस्था की। मतलब कि बच्चा शिक्षा भी ग्रहण करे और अपना काम धाम भी करे, जीवन में सफल हो सके। और 7 वर्षों तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई थी, 7 वर्षों तक। और उसके बाद में तकनीक के आधार पर यह शिक्षा की व्यवस्था देने की भी बात कही थी। और यह योजना जो थी नए समाज की नई जिंदगी के लिए नए विचारों पर आधारित थी। ठीक है ना, नए समाज की नई जिंदगी के लिए नए विचारों पर आधारित थी और यह योजना सहकारिता एवं बच्चों पर केंद्रित थी। ठीक है ना, मतलब कि कोऑपरेशन के साथ बच्चों को कैसे शिक्षा दीक्षा दी जाए, यह उसी पे मूलभूत कुल मिलाकर के सहकारिता और बच्चों पे केंद्रित थी। चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए हम अब जब भारत 1947 में आज़ाद हो तो उसके बाद में जो सबसे पहला शिक्षा आयोग है वो था राधा कृष्णन आयोग आया था। वो यह 1948-49 में आया था और यह जो है विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, यूनिवर्सिटी से संबंधित था। ठीक है ना, और चलिए हम राधा कृष्णन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे पहले उपराष्ट्रपति थे स्वतंत्र भारत के और दूसरे राष्ट्रपति थे। यह बहुत बड़े शिक्षाविद थे और इनको सर्वप्रथम 1954 में इनको क्या बोलते हैं, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत की गई थी और प्रथम भारत रत्न जो दिया गया था 1954 में सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और डॉक्टर राधाकृष्णन, इन तीनों लोगों को 1954 का भारत रत्न दिया गया था। और आपको ये भी बता दें कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं इनका जन्मदिन 5 सितंबर है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसकी जो सिफारिशें थी क्या क्या थी। तो इसकी जो सिफारिशें थी, जो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन है उससे पहले 12 वर्ष का अध्ययन, उससे मतलब कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक 12 वर्ष का अध्ययन, उसके बाद में यूनिवर्सिटी की शिक्षा। ठीक है ना, और जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा थी उसके 3 उद्देश्य थे: समान शिक्षा, सरकारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। समान शिक्षा, सरकारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा।
और उस समय जो शिक्षा जो थी वह समवर्ती सूची में नहीं थी। अभी तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, तो उसी समय जो ये राधा कृष्णन आयोग था उसी के तहत समवर्ती सूची में रखने की सिफारिश की गई थी। और इसी के सिफारिश के आधार पे 1953 में यूजीसी का गठन हुआ था। यूजीसी का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो लाया गया था, जो बनाया गया था, स्थापित किया गया था, वह इसी के तहत राधा कृष्णन आयोग के तहत स्थापित किया गया था 1953 में। ठीक है, अब चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कोठारी आयोग की। ठीक है, कोठारी आयोग 1964-66 में आया था और यह पहला आयोग था जिसने शिक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया था। शिक्षा के सभी पहलुओं पर, और इसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब कि देश की पहली शिक्षा नीति 1968 कोठारी आयोग के तहत ही लाया गया था। और इसने 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही थी। 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की बात कही थी। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए उसके बाद में इसके क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। 3 भाषा फार्मूला, आज भी मतलब 3 भाषा फार्मूला की बात हो रही है और शुरू से ही बात हो रही है। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना, तो 3 भाषा फार्मूला का बात कोठारी आयोग में कहा गया था। और शिक्षा के लिए जीडीपी का 6% खर्च की भी बात कही गई थी, 6%। और तो इसके जो मुख्य प्रावधान क्या हो गए, सबसे पहले 3 भाषा फार्मूला, उसके बाद में 6% शिक्षा पर खर्च और टीचर ट्रेनिंग का एक स्टैंडर्ड तय करना। टीचर ट्रेनिंग, टीटी का मतलब टीचर ट्रेनिंग, ठीक है ना, टीचर ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद में 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया? 1976 में, 1976 में। और उसके बाद में 1986 में नई शिक्षा नीति आई और उसका जो मुख्य प्रावधान था शिक्षा में एकरूपता लाना, शिक्षा में एकरूपता लाना। और जो नई शिक्षा नीति 1986 का जो प्रावधान था उसके तहत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं बालिका शिक्षा पे भी जोर दिया गया। ठीक है, और 1986 नई शिक्षा नीति 1986 के तहत प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय और उसी के जैसे आधुनिक विद्यालय स्थापित किए जाने की, जैसे मिलिट्री स्कूल वगैरह इस तरह से। और राष्ट्रीय जो शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% खर्च करने की भी बात कही गई। तो इसके पहले कोठारी आयोग में भी ये बात कहा गया और नई शिक्षा नीति आई थी इसमें भी ये बात कही गई, और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 इसमें भी शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में 2002 में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 में राइट टू एजुकेशन एक्ट 86th अमेंडमेंट के तहत आया था। ठीक है ना, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। और जो 2002 RT है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके तहत अनुच्छेद 21 का जो जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 में, तो इसके तहत अनुच्छेद 21 का के तहत मौलिक अधिकार
में जोड़ा गया इसको, ठीक है ना। यह मौलिक अधिकार हो गया। आप लोगों को पहले भी हम चर्चा में बताए थे कि जो ये तो एक मौलिक अधिकार हो गया इसके तहत, और अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया गया, और ये संविधान के भाग 4 क 51 क में मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया। तो जो 86th अमेंडमेंट था, 86वां संविधान संशोधन, इसके तहत अनुच्छेद 45 में भी अमेंडमेंट किया गया, और अनुच्छेद 21 क में इसको मौलिक अधिकार के तहत जोड़ा गया, और अनुच्छेद 4 और संविधान के भाग 4 क और 51 क के तहत इसको मौलिक कर्तव्य के तहत भी जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद में RT 2009, ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन 2009 है, वो भी यही है। और इसको मतलब जो RT 2002 था वही है, बस उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है, और इसको लागू 2010 में किया गया था, ठीक है। तो चलिए, हमने भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित सारे पहलुओं पर चर्चा कर लिया है। अब अगला एपिसोड हिस्ट्री से दूसरे चैप्टर से लाएंगे। तब तक और भी हम इसके साथ में और भी विषय पर लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, और आप लोग इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह से चैनल से जुड़े रहिए। और अपने आप, चलिए, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप लोग का दिन शुभ हो।